अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। मुहतरम नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपका मेज़बान हाफिज़ हामिद रज़ा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम नूर हिदायत। नाज़रीन, आप जानते हैं नूर हिदायत में हम आपकी मुलाकात कुछ शख्सियात से करवाते हैं जो कुरान की बात करते हैं, साहिब कुरान की बात करते हैं, लबैत-उज़्ज़ाम की बात करते हैं, सहाबा इकराम की बात करते हैं और कभी कभी कभार हम उन शख्सियात को मदऊ करते हैं कि जिनसे हम तालीम के हवाले से बात करें, जिनसे हम सेहत के हवाले से बात कर सकें, जिनसे हम दुनियावी मामलात के हवाले से बात कर सकें और यकीनन हमारी हर चीज़ हर शे आपको कुरान मजीद व फुरकान हमीद से मिलती है। नाज़रीन, कुरान एक समंदर है। हमारी इस नूर हिदायत प्लेटफॉर्म के ज़रिए ये कोशिश रहा करती है कि हम कुरान को दुनिया के साथ और दुनिया को कुरान के साथ जोड़ने की कोशिश करें। हम कौन होते हैं जोड़ने वाले? कुरान खुद जुड़ता है। कुरान ने खुद बता दिया कि दुनिया में रहना है तो इस अंदाज में रहना है। अगर कुरान के दामन को पकड़ लिया तो यकीन मानिए दुनिया भी आपकी है, आखिरत भी आपकी है। और इसी कुरान में हमें तालीम के निज़ाम के हवाले से भी बहुत सी मालूमात फराहम होती हैं। कुरान तालीम के हवाले से भी हमें आगाही देता है किस अंदाज में तालीम हासिल करनी चाहिए। और जिस मुआशरे में नाज़रीन इस वक्त में और आप जी रहे हैं, इस माशरे के अंदर तालीम का क्या हाल है ये मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं। इस तालीम का इस हाल तक पहुँचना, इसके पीछे किसका हाथ है और आखिर वजह क्या है कि तालीम का आज ये हाल हो चुका है। तालीम से हमारी दूरियां क्या इसी वजह से तालीम का ये हाल है जो आज हम देख रहे हैं? आज इस पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ बहुत खूबसूरत शख्सियत और हमारी कोशिश रहेगी, मैंने हज़रत से रिक्वेस्ट की कि हमारे साथ इस हवाले से थोड़ा जुड़ जाएं, क्योंकि हमारे इस माशरे के अंदर आप जैसी शख्सियात अगर हैं तो हम उनसे फ़ायदा उठाएं, हम उनसे गुफ्तगू करें, हम उनसे जान सकें। सिर्फ तालीम नहीं, एक शोबा तालीम ही नहीं है, इसके अलावा भी बहुत से शोबाजात हैं जिसका इस वक्त जो मामला है ना, सूरत हाल आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। उसको किस तरह चेंज करना है, किस तरह उसको सुधारना है, क्या तरीक़ाकार अपनाना है। क्योंकि क्या आने वाली नस्ल को बिल्कुल हम ये पैगाम दें कि जनाब सब बिगड़े हुए, तुम भी बिगड़े हुए हो जाओगे, क्या ऐसा ही करना है? तो फिर तो छोड़ देते हैं। अगर आने वाली नस्ल को हमने सुधारना है तो हमें अपने सीनियर के दामन को थामना होगा, अपने बड़ों को बुलाना होगा, अपने बड़ों को बिठाना होगा, अपने बड़ों से सुनना होगा, उनसे जानना होगा कि किस अंदाज में हमें अपने आप को, अपने मुआशरे को सुधारना है। तालीम और मुआशरा, इस पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ कंप्यूटर साइंस से बड़ा गहरा ताल्लुक़ है जी, और एजुकेशन डिपार्टमेंट से भी बड़ा अच्छा ताल्लुक़ है और बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। और अपने दौर के कमाल के, यकीन मानिए कमाल के, जिन्होंने देखा है वो जानते हैं मीडिया पे माशाल्लाह से कमाल के बहुत ही शानदार किस्म के डिबेटर भी रहे हैं। क्या खूबसूरत अंदाज में स्पीच करते थे। मेरी मुराद मोहतरमुल मकाम जनाब मुराद अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम हज़रत। वालेकुम अस्सलाम हज़रत, कैसे मिजाज? खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र। माशाल्लाह हज़रत, आज आपने ब्लैक वेस्ट कोट और वाइट कलर का ड्रेस और आपके चेहरे पर नूर भी है। अल्लाह आपको सलामती नसीब फरमाए। यकीन मानिए आपसे गुफ्तगू करने के लिए मुझे थोड़ा हौसला भी चाहिए, कॉन्फिडेंस भी चाहिए। कोशिश तो कर रहा हूँ। ज़ाहिर है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको एक मकाम अता फरमाया है और आपका अंदाज़ गुफ्तगू भी बड़ा प्यारा है। पर्सनली मैं आपको लाइक भी करता हूँ आपके अंदाज़ गुफ्तगू को। हज़रत, बात तो मौजू की तरफ तो बाद में जाएंगे, पहले ये बताएं हज़रत आपकी मसरूफियात क्या है? मेरी वैसे तो प्रोफेशनली जो मसरूफियत है वो आईटी की फील्ड से मेरा ताल्लुक़ है। अच्छा, माशाल्लाह। आईटी की फील्ड में एक फ़ील्ड होती है डेटा एनालिटिक्स, और डेटा एनालिटिक्स को लेके उसके साथ डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, एआई और डेटा इंटीग्रेशन, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो ये मेरी प्राइमरीली टेक्निकल फील्ड है। अच्छा, जिससे मेरा वास्ता है काफ़ी, तकरीबन 20 साल उससे कुछ ज़्यादा से। तो ये है। अच्छा हज़रत, तालीम और मुआशरे के हवाले से आप क्या बताना चाहेंगे आज कि तालीम और मुआशरा इस वक्त दोनों, एक मुआशरा अलग चीज़ है, तालीम अलग चीज़ है, लेकिन तालीम का मुआशरे से ताल्लुक़ बड़ा गहरा है। क्या फरमाते हैं आप? अच्छा देखिए, मुआशरा तो लोगों से बनता है, जितने भी लोग किसी भी जगह रह रहे हैं उनसे मुआशरा बनता है। मगर आपने इसको जो रिलेट किया तो ये मुझे इंटरेस्टिंग लगा कि आपने तालीम को जो मुआशरे से जोड़ के, जो बज़ाहिर मुझे ऐसा लगता है कि जानना चाह रहे हैं कि तालीम का इम्पेक्ट क्या है मुआशरे के ऊपर, क्या तालीम जो है मुआशरे को सुधार सकती है, क्या तालीम मुआशरे को बिगाड़ सकती है। तो ये मुझे इंटरेस्टिंग बहुत लगा जब आपने मुझे कहा कि इस पर हमने बात करनी है। असल में इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला है वो तालीम की डेफिनेशन का है कि तालीम की तारीफ़ क्या है, हम किस चीज़ को तालीम कहते हैं।
क्या हमारे जहन में तालीम की ये तारीफ़ है कि हम किसी स्कूल में चले जाएं या किसी कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में या मदरसे में या किसी से कुछ स्किल सीख लें, ये तालीम है या कोई और चीज़ है? तो सबसे पहली चीज़ जो है वो हमें अगर ये समझ में आ जाए, थोड़ा सा बहुत ही आसान सी बात है कि तालीम का पर्पस क्या है, मकसद क्या है। तो दो अगर मैं सिर्फ मुख्तसर बात करूँ ना आपसे, तो एक तो तालीम का बड़ा अमल ये है, बड़ा रोल ये है कि किसी इंसान के या किसी बच्चे के अंदर जो सलाहियत मौजूद है, पहले से मौजूद है, वो उसको कैसे उभार दे, कैसे उसको इस्तेमाल के काबिल बना दे। मिसाल के तौर पर एक बच्चा है, उसके अंदर स्केचिंग की सलाहियत है, बहुत अच्छी सलाहियत है, तो अब जब वो तालीम हासिल करे तो उसकी स्केचिंग की जो स्किल है वो और बेहतर हो जाए और बेहतर तरीके से इस्तेमाल हो जाए। किसी की हो सकता है लिखने की बहुत अच्छी सलाहियत है, तो वो और बेहतर हो जाए और वो इस्तेमाल हो जाए सही डायरेक्शन के अंदर। दूसरा, तालीम का जो एक बहुत बड़ा मकसद है वो है तालीम उस अमल को कहेंगे जो इंसान को अल्लाह से करीब करे। अब अगर ये मैं बहुत ही कम अज़ कम करके बात कर रहा हूँ आपसे मैं, ताकि बिल्कुल हम कम अज़ कम चंद एक दो पॉइंट्स पे बात करें और फिर उसको मुआशरे से जल्द जल्द रिलेट करें। तो अब अगर तालीम इंसान को अल्लाह से करीब नहीं कर रही, तालीम इंसान के अंदर जो एग्जिस्टिंग पहले से सलाहियत है उसको उभार नहीं रही, तो इसका मतलब है तालीम उस इंसान को अल्टीमेटली फिर मुआशरे को बिगाड़ेगी। बिल्कुल। अब इसकी मैं एक छोटी सी एग्जांपल दूं कि हमारे इर्द गिर्द ऐसे बहुत से लोग हैं, बच्चे हैं, जिनके अंदर मिसाल के तौर पर हो सकता है इंग्लिश अच्छी ना हो उसकी, मगर हो सकता है उर्दू बहुत अच्छी हो सकता है मैथ्स अच्छी नहीं है, मगर हो सकता है साइंस में बहुत दिलचस्पी लेता है। तो ये जो हमारा पढ़ने पढ़ाने का जो सिस्टम है कि सब ने यही पढ़ना है और नंबर्स हासिल करने हैं आगे बढ़ने के लिए, तो ये सबसे पहले उस पढ़ने वाले को डैमेज करता है। क्योंकि वो उसको डिमोटिवेट करता है कि मिसाल के तौर पर उसके मार्क्स की लिस्ट आई और उसके मैथ्स में नंबर ख़राब आ गए। अब उसके जो पेरेंट्स हैं वो उस पर पूरा जोर डालेंगे कि भाई ये तुमने इस मसले को सीधा करना है। उसको ये नहीं देख रहे कि उसके किसी में बेहतर आ रहा है। अभी आपने जिक्र किया डिबेट्स का, ऑल कराची ऑल सिंध लेवल पे जब मैंने इंटर किया तो मैंने डिबेट्स में गया, मैं स्पीच कॉम्पिटिशन, क्योंकि मैं कॉलेज में ओपन मेरिट पर आया था, वहाँ मैंने नोटिस देखा और फिर मुझे कुछ दिलचस्पी हुई। मैट्रिक में मैंने फेयरवेल में स्पीच की थी, फेयरवेल में स्पीच की थी, तो जिस पे हमारी जो मैडम थी उन्होंने शदीद नाराज़गी का इजहार किया था पहले क्यों नहीं कि ये बच्चा आज फेयरवेल है, स्कूल से जा रहा है, तो इसने ऐसी स्पीच की है कि हमारे आंसू निकल गए हैं। तो अगर ये पिछले कुछ सालों में हम इसको आइडेंटिफाई कर लेते तो ये भी आगे बढ़ता और हमें भी फ़ायदा होता। तो अब आगे जाते इंटर के ऊपर, मैंने वहाँ भी गया, फिर मैंने कुछ स्पीच कंपटीशन में गया, फिर ऑल सिंध लेवल पे इंटर बोर्ड में मैंने पोजीशंस ली। मेरा ख्याल है कम से कम कुछ 4-5 मैंने कंपटीशन में गया था, सब में मैंने पोजीशंस ली थी। उस ज़माने में आमिर लियाकत मरहूम साहब जो थे वो बहुत एक्टिव थे डिबेट्स में, तो हमें बुलाते भी थे, बल्कि कई प्रोग्राम्स में जज थे वो आमिर लियाकत साहब, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। तो मगर इंटरेस्टिंगली देखें, मैं उस फील्ड में नहीं गया, मैं उस फील्ड में नहीं गया ना, मैं मास कम्युनिकेशन में नहीं गया, मैं सोशल साइंस में नहीं गया, मैं पॉलिटिकल साइंस में नहीं गया। क्यों नहीं गया मैं? क्योंकि जब से होश संभाला तो यही सुना और यही समझा कि वो उस फील्ड में जाना है या उस चीज़ को पढ़ना है जिससे पैसे कमा सकें, और जाहिर के तबार से ये नज़र नहीं आ रहा था कि उससे हम पैसे कमा सकेंगे। आज हम किसी से पूछे, एक सर्वे करें जस्ट टू गेट एन आइडिया कि वो सबसे वैल्यूबल चीज़ किसी इंसान की कामयाबी के लिए क्या है, या वो कौन सी चीज़ है जो इंसान की ज़िंदगी के लिए सबसे अहम है कामयाबी के लिए। तो जब हम लोगों से पूछेंगे ना तो कहेंगे यार ये होना चाहिए, मगर अल्टीमेटली बहुत बड़ा जो सेगमेंट बनेगा वो बनेगा पैसा। ऐसा ही कि पैसा होना चाहिए बहुत ज़्यादा। तो जब हमने तालीम को इक्वेट कर दिया पैसे से तो सारा सिस्टम आउट हो गया। अब मैं पढ़ा रहा हूँ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, NID में पढ़ा रहा हूँ, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ा रहा हूँ, मास्टर्स को पढ़ा रहा हूँ, अंडर ग्रेड्स को पढ़ा रहा हूँ। कम अज़ कम, बहुत मोहतात होकर बोल रहा हूँ अगर, तो कम अज़ कम 50% से ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं वो गलत बैठे हुए। कम अज़ कम बोल रहा हूँ, बहुत मोहतात। मैं अपने आप को बोलूँगा कि मैं खुद गलत बैठता रहा किसी और की हम क्या बात करेंगे। मैं खुद कंप्यूटर साइंस की क्लास में गलत बैठता रहा, मैं खुद उस फील्ड के अंदर 20-22 साल से जो काम कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ। मेरी एक्चुअली बाय नेचर अगर कहेंगे तो मेरी फील्ड ये थी नहीं थी। मुझे तो इस तरह की किसी फील्ड में होना चाहिए था।
तो जब हम इक्वेट करते हैं तालीम को पैसे से, तो फिर सारा सिस्टम फिर आउट हो जाता है। और इसकी मैं आपको एक और एग्जांपल दूं, अगर हम यूं सोचते हैं, मे बी आपके जहन में एक सवाल आ सकता है कि तालीम से नुकसान कैसे हो सकता है। मेरे जहन में सवालात बहुत हैं, आप करें जी, लेकिन मैं चाहूँगा ये कंप्लीट हो जाए उसके बाद। अब अगर मिसाल के तौर पर मैं अभी मेरे इन बातों से मेरे में एक सवाल आया कि मैं असल में खुद सोच रहा होता हूँ कि यार अगला क्या सोच सकता है, तो शायद मैं कोशिश करूँ उसको आंसर करूँ। अब मैंने इन बातों को जब मैंने किया तो मेरे जहन में एक बात आई कि हो सकता है किसी सुनने वाले के जहन में सवाल है कि अच्छा, इसका मतलब है कि तालीम क्या इंसान को नुकसान पहुँचा सकती है। तो मैं उसका जवाब दूंगा बड़े आसान तरीके से। क्या खाना इंसान की सेहत को नुकसान पहुंचा सकता है? कि हम ज़्यादा खाना या कोई भी चीज़ खाना, ऐसा हो सकता है कि मैं कोई चीज़ खाऊं और उससे मैं बीमार पड़ जाऊं, मुमकिन है? बिल्कुल है। ऐसा भी मुमकिन है कि मैं कोई चीज़ खाऊं उससे मुझे कोई फ़ायदा ना हो, टेस्ट मिले, वज़न मिले, मगर मेरी बॉडी को उससे कोई फ़ायदा ना हो। आज की जिसको हम तालीम कह रहे हैं, जिसको मतलब जो बड़ा सेगमेंट है, जिसको जो क्लासीफाई कर रहा है भाई ये मैं तालीम हासिल कर रहा हूँ स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में या किसी भी जगह, वो अगर अपने आप से कंपेयर करें कि अच्छा जी मैं आज इस क्लास में आया हूँ, क्लास में आया, क्लास के बाद बाहर निकला, मेरे अंदर क्या वैल्यू ऐड हुई? इट्स जस्ट लाइक कि मैंने कुछ खाया और उससे मेरे जिस्म को कुछ भी नहीं मिला। जिस्म को टेस्ट मिला, बॉडी मैंने जुबान में रखा, टेस्ट मिला, पेट में गया, वजन भी हो गया, पेट के अंदर कुछ खाया है, मगर बॉडी को कुछ ना मिल रहा हो, इस वर्किंग जस्ट लाइक दैट। बिल्कुल ऐसे है जी। अच्छा हज़रत, आपने जो गुफ्तगू फरमाई उसके स्टार्टिंग में कुछ ऐसा फील हुआ, ऐसा लगा कि आप सिस्टम के हक में नहीं है, जो सिस्टम हमारा शुरू से चलता आ रहा है। अब अगर हम उस सिस्टम को ही चेंज कर देंगे तो जाहिर सी बात है मामला डिस्टर्ब हो जाएंगे। लेकिन इस सिस्टम में भी रहकर, जैसे कि माशाल्लाह से आप जिस सिस्टम में रहे, आप एकदम उस सिस्टम से हटकर आप दूसरी फील्ड में आ गए, ठीक है जी। आप जिस फील्ड में जाना चाह रहे थे, एक हमारे सामने आप जिन्ना मिसाल है, मैं और किसी की क्या बात करूँ, मेरे सामने एक माशाल्लाह सीनियर शख्स मौजूद है, तो अल्हम्दुलिल्लाह आप एक अच्छे मकाम पर पहुंच गए। लेकिन उसके लिए दिलजोई, जुस्तजू, लगन का होना ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसे ही हज़रत, या मैं गलत कह रहा हूँ? अब इसमें दो बातें कहूँगा मैं। पहली बात, जिस फील्ड से, आईटी से मेरा ताल्लुक है, डाटा एनालिटिक्स से मेरा ताल्लुक है, और अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ने मौका दिया, अच्छी पोजीशन पे रहे, अच्छी कंपनीज में रहे, काम किया, डिलीवर किया। मेरा एक सवाल है कि अगर मेरी ये सलाहियतें उस जगह लगती, उस शोबे में लगती जिस शोबे के लिए मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ती, बल्कि वो मेरे अंदर पहले से थी, जैसे लाइक मैं भी और आपसे हम लोग बातचीत कर रहे हैं, मैं और आप बात कर रहे हैं, इसके लिए मेरे पास कोई स्क्रिप्ट नहीं है, इसके लिए मेरे पास कोई मैंने रटा नहीं मारा हुआ जी। तो क्या मतलब है इसका मतलब है कि अभी हम जो बात कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, ये मेरे अंदर है कहीं, इसके लिए मुझे किसी से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये मेरे अंदर है कहीं। तो जब मेरे अंदर जो चीज़ है, हाँ, ये जो मेरे अंदर है, अगर मैं उसी शोबे में जाता तो मुझे पूरा यकीन है कि मैं उसमें कहीं बहुत आगे शायद जा सकता था। इसी तरह से हमारे माशरे में अक्सरियत का मसला यही है कि वो ये पूछते हैं कि किस डिपार्टमेंट में लें जिससे तनख्वाह सबसे अच्छी मिलेगी, किस शोबे में जाएं, किस यूनिवर्सिटी में जाएं, कौन सा कोर्स कर लें, शॉर्टकट्स। तो ये जो हमने रिलेशनशिप बनाने की कोशिश की है ना कि तालीम और पैसा, उससे बहुत बड़ा फिर डैमेज आ रहा है सारा। बिल्कुल। अच्छा हज़रत, कभी आपको ऐसा महसूस हुआ, कभी ऐसा लगा हो यार तालीम हासिल करके मुझे नुकसान हुआ है, कभी ऐसा फील हुआ, कभी ऐसा ख्याल आया जहन में? मुझे तो बहुत बड़ा नुकसान हुआ, मैं समझता हूँ। वो कैसे? मैं इस तरह समझता हूँ कि देखें, अगर मैं एक मिसाल देता हूँ, जिस ज़माने में हम डिबेट्स वगैरह में जाते थे, उस ज़माने में बहुत सारे ब्रॉडकास्टर्स थे, और मैं क्या नाम लूँ लोगों के, जो बुलाते थे हमें, प्रोग्राम्स में बुलाते थे। उस ज़माने में यूथ के बहुत लिमिटेड प्रोग्राम होते थे, एक पीटीवी था और नया एनटीएम शुरू हुआ था, बस बिल्कुल वो भी बाद में। तो कोई ख़ास था, उसमें मुझे यूथ के प्रोग्राम में बुलाया जाता था, मैं जाता था। कभी ऑडियंस में बैठे होते थे, कभी स्टेज पे बैठे होते थे। मैं ये समझता हूँ कि इसी अगर मुझे कोई होता, जैसा अभी आप मुझे खींच के लाए ना, समझ यार बैठना है, फंसा हुआ हूँ मैं ऑफिस में, चीज़ों में फंसा हुआ हूँ, आपने नहीं यार बैठना है, करना है ये काम, तो शायद कोई मेरे इर्द गिर्द होता, मेरे दोस्तों में से, मेरे सीनियर्स में से, मेरे फैमिली में से, मेरे टीचर्स में से, जो मुझे ज़ोर डालते। जबकि उस ज़माने में आमिर लियाकत साहब ने हमें कहा, और हमारे साथ के कुछ दोस्त थे, शायद आप जानते होंगे, तारिक मतीन न्यूज़ में होते हैं, कई सारे काम कर रहे हैं, हम साथ के डिबेटर्स में थे, मैंने उनसे सीखा, हम मतलब करीब के एज के लोग थे, और बहुत सारे हमारे साथ के लड़के थे जो कि गए,
तो मैं एक छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ। इसी तरह से रफ़ाही काम देख लें, ठीक है ना, कि अब अगर हम रफ़ाही काम कर रहे हैं तो बहुत लिमिटेड स्कोप में कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि सारा दिन तो ऑफिस में बैठे हुए हैं और उसको मशगला बना के कर रहे हैं। तो ये तो सबसे बड़ा, तो मैं खुद ही मिसाल हूँ, मैं किसी और की क्या बात करूँ, कि मुझे ही नुकसान हुआ है सबसे बड़ा, ये जो NED यूनिवर्सिटी में पढ़ के और ये इंजीनियरिंग करके और फिर मास्टर्स करके। क्योंकि एक्चुअली मैं तो भेड़ चाल में चल रहा था कि यार जो लोग इस फील्ड में जाते हैं बहुत अच्छे पैसे कमाते हैं। मतलब मैं आपको एग्जाम्पल दूँ कि मैंने इंटर पहले प्री मेडिकल से किया, ठीक है ना, मैंने आर्ट्स से नहीं किया जबकि मुझे आर्ट्स से करना चाहिए था, क्योंकि मेरे अंदर जो बाय नेचर है वो उस टाइप की चीज़ें हैं, मगर मैंने नहीं किया। मैंने नहीं आर्ट्स से नहीं करना भाई, माइंडसेट यही है ना कि आर्ट्स से तो वो करेगा जो पढ़ नहीं सकता है, जो कमज़ोर है वो लोग आर्ट्स से करें, और जो सलाहियत वाले हैं वो तो इंजीनियरिंग करें या मेडिकल में जाए। मैंने प्री मेडिकल में लिया, फिर मैंने मुझे एहसास हुआ फ़ौरन कि वो मेडिकल में तो भाई बहुत सालों के बाद पैसे कमाने का मौका मिलता है 7-8 साल 10 साल लग जाते हैं, उसके बाद पैसे कमाने का मौका मिलता है। लगते भी बहुत हैं, और हाँ, लगते भी बहुत हैं और टाइम बहुत लगता है। और IT में तो फ़ौरन है, उस ज़माने में एकदम से ट्रेंड आया था, बहुत सारी इंस्टीट्यूट्स, और मैं ठीक है यार वो मेडिकल से करके छोड़ के फिर इंजीनियरिंग से इंटर करके और फिर मैं। आपने तो अपने साथ जुल्म किया था बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। अच्छा, ये तो आपने अपने साथ जुल्म किया। आपने किसी को पढ़ाया, कभी माइंड ना कीजिएगा, आपने किसी को पढ़ाया हो, तालीम दी हो और उसके साथ जुल्म हो गया, ऐसा हुआ है? सारी ज़िंदगी यही की है भाई। यूनिवर्सिटी में जो हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है, अब जाके मैंने कहना शुरू किया है, अब जाके आपको पता है आप क्या बात कर रहे हैं? ये जितने पढ़ाने वाले हैं कराची में कल धरना देकर बैठ जाएंगे सर। सारी जिंदगी यही की है, सारी जिंदगी यही की है। अब जाके जब बहुत कुछ चंद सालों में बहुत ज़्यादा एहसास हुआ, तो अब मैं जाके स्टूडेंट से कुछ सर्वे करता हूँ। मिसाल के तौर पर मैं उनसे पूछता हूँ भाई, ये बहुत ही कोई बेसिक लेवल की लॉजिकल कोई चीज़ पूछता हूँ, मैथ्स की या कुछ तरह की, और फिर मैं उनको कहता हूँ कि जिनको इन सवालात के जवाब नहीं समझ में आ रहे तो वो गलत बैठे हुए मैं तो उनको बता देता हूँ अब जा करके। अब आप जाने, वो बोलते हो यार मैंने इतना खर्चा किया, इतना इंतजार, मैं उन्हें बता देता हूँ, मैं उन्हें बता देता हूँ कि देखो भाई, आप जाने, आपके पेरेंट्स जाने या यूनिवर्सिटी जाने, मैं किसी को ये नहीं कह रहा कि किधर जाना है, इस क्लास में गलत बैठे हुए हो तो ये तो सारी ज़िंदगी गलत की है। बच्चों को फिर इस अलावा जो एक भेड़ चाल चली हुई है पाकिस्तान से जिंदा भाग, वो एक जनाब हर किसी को बड़ा भागो, यहाँ से निकलो वहाँ निकलो, मतलब किसी तरह से कुछ ऐसा करें कि मैं आज करूँ और कल ढेर सारे पैसे कमा लूँ। तो ये जो आर्टिस्ट लोग हैं हमारे इर्द गिर्द के बहुत सारे, मैं तो क्या बोलूँ, आप गालिब की एग्जाम्पल ले लें, अल्लामा इकबाल की एग्जाम्पल ले लें, और बड़े बड़े लोगों की एग्जाम्पल ले लें कि इन्होंने उस वक्त उस स्किल से कितना कमाया पैसा, आई एम टॉकिंग अबाउट करेंसी, कितना कमाया, मगर उन्होंने, आप मुआशरे की बात कर रहे थे ना, मगर अगर अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की बात करें तो मुआशरे को तो वो कुछ दे के चले गए जो कि अभी तक हम उससे फैज़ ही नहीं उठा पाए। तो ये आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है कि अगर अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह भी अपनी सलाहियतों को, और इस तरह के जो लोग हैं जिनसे सोसाइटी को बहुत फ़ायदा हुआ, वो अगर उसको करेंसी में कन्वर्ट करना शुरू कर देते तो हमें तो बात नहीं पहुँची। अच्छा, अब मैं बचना चाहता हूँ इन ये जो नुकसान किया है, यकीनन इसका अजाला भी चाहता हूँ मैं भी और वो सारे स्टूडेंट जो आपके सामने मौजूद हैं जिनको आपने कहा बेटा गलत जगह आ गए, मुस्तकबिल में कैसे बचा जा सकता है, ज़रा मशवरा देना। जो जहाँ से बात शुरू की थी, जी, सबसे पहले अपने आप से सवाल करें, अपने आप से सवाल करें कि किस काम में दिल लगता है, इररिस्पेक्टिव कि मुझे इससे, इस काम से पैसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, मुझे इससे वाह मिलेगी या नहीं मिलेगी, मुझे इससे शोहरत मिलेगी नहीं मिलेगी, मुझे इस काम को करने में दिल लगता है। जिस काम को करने में दिल लगता है, यकीन मान लें कि वही आपका एरिया है। वाह जी वाह, वाह जी वाह। भले उस पर दुनिया काम ना कर रही हो, भले उसमें जाहिर के दवार से अनकरीब पैसे मिलते हुए नहीं दिख रहे हो, करेंसी मिलती हुई नहीं दिख रही हो, वाह ना हो दिख रही हो, जिस काम में बगैर किसी वजह के दिल लगा रहा हो वो आपकी फील्ड है। अब उसके दवार से मालूम कर लें कि दुनिया में क्या चल रहा है। और दूसरी चीज़ कि तालीम इंसान को अल्लाह से करीब कर दे। अगर ये दोनों चीज़ें मिल रही हैं तो फिर हम सही डायरेक्शन में हैं, और अगर ये दोनों में से एक भी नहीं है तो हम खतरे में। हज़रत सीनियर लोगों को हमने सुना है वो पेरेंट्स से जब कलाम करते हैं, पेरेंट्स को जब गाइड करते हैं, वो कहते हैं अपने बच्चे को उस राह में लगाओ जहाँ बच्चे का दिल लग रहा हो, और जो बच्चे का जहन जिस तरफ हो। पहले बच्चे को पढ़ोगे, बच्चे को पढ़ाओ, बाद में पहले बच्चे को पढ़ो। तो ऐसे पेरेंट्स को आप क्या कहेंगे जाते जाते? बस आधा मिनट है हमारे पास। ऐसे पेरेंट्स को हम यही कहेंगे कि एक तो ये कि स्कूलिंग में जल्दी नहीं करें, बहुत जल्दी। कम से कम कितनी एज होनी चाहिए?
जितना लेट कर सकते हैं उतना बेहतर है, जितना लेट कर सकते हैं। वो कहते हैं बस 15 साल में बच्चे का इंटर होना चाहिए। नहीं, स्कूल भेजने के, घर से किसी तालीमी इदारे में भेजने में जितना लेट कर सकते हैं लेट कर दें। अगर मिसाल को आपको लगता है कि मैं जो है ना 10 साल तक इस बच्चे को घर में पढ़ा सकता हूँ, 10 साल तक घर में पढ़ाएं। बेसिक उसकी मजबूत करें। अगर लगता है कि नहीं भाई मैं संभाल नहीं सकता, तो मजबूरी में चले भी 7 इयर्स में भेज दें। हमारे यहाँ तो 3.5 साल 4 साल 2.5 साल में भी जा रहे हैं भाई। मैं स्कूल चला रहा हूँ, बच्चे की एज कितनी थी? 3.5 साल है। कुछ दिन बच्चों को क्लास में बिठाकर चेक कर रोता तो नहीं है जी, वो रोने या चुप करा जान छुड़ाना है उसमें। जी, मकसद पढ़ाना नहीं है, मकसद जान छुड़ाना है। तो जब मकसद ही सामने कुछ और हो तो फिर क्या करेंगे। हजरत आपका अंदाज बड़ा प्यारा है। मैं चाहूँगा ये अंदाज बरकरार रहे, इसी हंसी मजाक में, मुस्कुराहट में हम अच्छी अच्छी बातें करते भी जाएं और बहुत सी मालूमात लेते जाएं। नाज़रीन इकराम, यकीनन आपको हमारे बहुत अजीज़, हमारे प्यारे भाई मुराद अली साहब की बातों को सुनकर एक अच्छा फील हुआ होगा और अच्छा लगा होगा। आपसे गुजारिश है जनाब के लिए भी दुआ कीजिएगा, हमारे लिए भी दुआ कीजिएगा। प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम की जानिब है। हमेशा की तरह आप सबसे गुजारिश, अपना अहल-व-याल, अपने पड़ोसी, अपने रिश्तेदार, सबका रखिए ख्याल। हम सबको अपनी दुआ में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।